दोस्तों आजकल महंगाई के दौर में बैंक हमारे पैसे खाए जा रहा है। ये दोस्तों हमारा टॉपिक है आज का वीडियो का, जिसमें हम देखेंगे कि बैंक में पैसे रखने से हमें कितना ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे पहले दोस्तों बताता चलो आपको, जब हम बैंक में पैसे रखते हैं तो टाइम के साथ ये पैसा हमारा किस तरीके से नंबर्स में तो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो हमारी परचेजिंग पावर होती है वो कम होती जाती है, जिससे कि हमारे ये पैसे की वैल्यू डाउन होती जाती है और एक टाइम के बाद हम उन पैसों से वो चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं जो कि उसकी पहले परचेजिंग पावर रहती है। इससे होता ही है दोस्तों, जो कि हमारी बैंक में सेविंग होती है उससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगता है, क्योंकि वो पैसों की वैल्यू दिन पर दिन डाउन होती रहती है और आदमी गरीबी की तरफ बढ़ता जाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो होता है वो होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कह सकते हैं दोस्तों, ये हमारी महंगाई होती है। महंगाई दोस्तों हर साल बढ़ती रहती है। जैसे कि अभी हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 7% एवरेज इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से महंगाई की वजह से हमारा जो पैसा बैंक में जमा होता है वो कम होता जाता है, और किस तरीके से जो ये हमारे पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास हैं, ये किस तरीके से पैसे को जमा करते हैं और किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। चैप्टर 1 है दोस्तों हमारा, हमें बैंक में पैसा क्यों नहीं रखना चाहिए। इसका सबसे मेन रीज़न है दोस्तों, क्योंकि जो बैंक होता है वो हमें 2 से 3% इंटरेस्ट देता है, या मैक्सिमम 4% तक इंटरेस्ट हमें देता है हमारी सेविंग्स पे। जिससे होता यह है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से टाइम के साथ हमारी परचेजिंग पावर कम होती जाती है और हमारी जो पैसे की वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। भले हमें 3-4% बढ़ने में ऐसे दिखाई देगा, नंबर्स में हमें लगेगा कि जैसे हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों दोस्तों होता यह है कि उसकी परचेजिंग वैल्यू डाउन होती जाती है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट तो दोस्तों हमारा 3 से 4% बैंक हमें देता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट हमारा 6 से 7% रहता है। तो दोस्तों हम हर साल 3 से 4% का लॉस ले रहे हैं यहाँ पर। जिसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे, इंटरेस्ट रेट दोस्तों 3 से 4% है। 1000 रुपये पे अगर 3% इंटरेस्ट रेट लगाया जाए तो ये आएगा हमारा एक साल में 1030 रुपये। इन्फ्लेशन देखा जाए तो ये होगा हमारा 6 से 7% का, यहाँ पर 6% लेते हैं तो 1000 पे अगर 6% का इन्फ्लेशन होगा तो ये हो जाएगा 1060 रुपये। तो दोस्तों हम अगर 1060 से 1030 रुपये घटाते हैं तो हम यहाँ पर 30 रुपये का लॉस हर साल खाते हैं 1000 पे। 1000 रुपये पे 30 रुपये का लॉस आता है हमें हर साल, जिससे कि हमारा पैसा दिन पर दिन डिक्रीज होता जाएगा। नंबर्स में बोले दोस्तों में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है ये, लेकिन इसकी परचेसिंग वैल्यू डाउन होती जाएगी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम, जैसे कि हमारे पैसे की एक वैल्यू है, इसके साथ साथ दोस्तों आज की डेट में जो हमारी सब्जी है, खाना पीना है, इसके वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। और जो हमारी ये पढ़ाई का खर्चा है इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जो घर बनाने का खर्चा है, ये घर है हमारे, इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए सबसे मेन है कि हमारी इनकम सोर्स भी बढ़ने चाहिए, हमारी इनकम बढ़नी चाहिए। तो इसमें दिक्कत ये होती है दोस्तों कि हमारा पैसा जो हमें बैंक में रखते हैं और हमारा पैसा दिन पर दिन कम होता है, इसका सबसे मेन रीज़न है रॉन्ग मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। जो हमारा कैश फ्लो है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है और जिस तरीके से हम उसे सेव कर रहे हैं, जिस तरीके से उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो हमारा मैनेजमेंट खराब होता है तो उसकी वजह से आदमी दिन प्रतिदिन गरीबी की तरफ बढ़ता जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, जिसमें कि हम देखेंगे व्हाट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है, वैसे किस तरीके से मैनेज किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम समझ लें, हमारे समाज में मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आता है पुअर क्लास, सेकंड पे आता है हमारा मिडिल क्लास, थर्ड पे आता है हमारा रिच क्लास। ये तीनों ही अलग अलग तरीके से अपने कैश फ्लो को मैनेज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आएंगे हम पुअर क्लास पे। पुअर क्लास में देखें दोस्तों तो सबसे पहले इनकी जो इनकम होती है वो केवल सर्वाइवल के लिए होती है। इनकम बहुत ही कम होती है, तो इनके पास एसेट्स भी ना के बराबर होते हैं या बिल्कुल नहीं रहते हैं। दूसरी बात, इनके जो फाइनेंशियल एजुकेशन होती है दोस्तों वो बहुत ही कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, इसलिए ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छा रिटर्न गेन नहीं कर पाते हैं, और ना ही इनके पास इतनी कुछ अच्छी सेविंग रहती है। तो पुअर क्लास का कैश फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उसका जो रहता है कि जिस तरीके से वो अर्न करते हैं उसी से अपना सर्वाइव करते हैं, आगे का उनके पास कोई भी वो नहीं रहता है, कैश नहीं रहता है। सेकंड पे आता है दोस्तों हमारा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास दोस्तों सबसे बड़ा क्लास हमारा है
पूरे जो दुनिया है वहाँ पर मिडिल क्लास ही रहता है। इंडिया में भी सबसे बड़ा क्लास हमारा मिडिल क्लास ही रहेगा। मिडिल क्लास के भी दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, लोअर क्लास, मिड और अपर मिडिल क्लास, और एक हमारा मीडियम मिडिल क्लास रहता है। लेकिन दोस्तों हम नॉर्मली मिडिल क्लास को देखेंगे। इसमें दोस्तों जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके पास स्मॉल एसेट्स रहते हैं, लायबिलिटीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा रहती है, डेब्ट रहते हैं उनके पास, ईएमआई की हमेशा टेंशन रहती है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड रहता है जो कि शो ऑफ करने के लिए लिया जाता है। ये जो दोस्तों मिडिल क्लास होते हैं ये हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं, रिस्क लेने की एबिलिटी इनकी कम रहती है, जिसकी वजह से ये मिडिल क्लास में फंस जाते हैं। इनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन अच्छी हो सकती है और कई बार इनके पास नहीं रहती है, लेकिन कई बार इनके पास बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन रह सकती है। ये दोस्तों अपनी सैलरी पर ही पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं स्मॉल एसेट जो मिडिल क्लास के होंगे उसमें दोस्तों आ जाता है, अगर उनका घर हो और वो उसे रेंट पर्पज से यूज़ कर रहे हो तो इसके एसेट्स में आ जाता है। अगर वो घर अपने पर्पज से यूज़ कर रहे हैं तो घर को लायबिलिटी में लिया जाएगा। कभी दोस्तों मिडिल क्लास ऐसा भी करते हैं कि अपनी कार वगैरह ले ली है, उसे रेंटल पर्पज से यूज़ कर रहे हैं तो वो भी उसके एसेट्स में काउंट होगा। लेकिन अगर कार अपनी लग्जरियस के लिए यूज़ की जा रही है तो वो लायबिलिटी में काउंट होता है। इसके अलावा दोस्तों मिडिल क्लास के पास जो सबसे मेन लायबिलिटी होती है वो होती है उनकी कार, और साथ में जो उनका घर होता है या फिर उनके फ्लैट का रेंट होता है वो उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से उनका कैश फ्लो नेगेटिव में जाता रहता है। इसके अलावा दोस्तों मिडिल क्लास के पास हमेशा डेब्ट और ईएमआई का टेंशन रहती है। ईएमआई पर मंथ जाती रहती है उनकी, और जो उनका डेब्ट लिया रहता है उसी पे ही ईएमआई जारी होती है, जिसकी वजह से उनका मैक्सिमम पैसा यहीं पर जा रहा होता है, जिससे वो बैंक को 11 से 12% इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, जिससे कि पैसा उनका कम होता रहता है और वो हमेशा नुकसान में जाते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा गलती करता है वो अपने शो ऑफ करने के लिए क्रेडिट कार्ड लेना हो गया या फिर लोन लेना हो गया, ये सब चीज़ें करते हैं, जिससे कि वो अपनी परचेजिंग पावर से ज़्यादा चीज़ें परचेज करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो दिन प्रतिदिन नेगेटिव में जाता रहता है और उसका कैश फ्लो नेगेटिव होता रहता है। इसके अलावा दोस्तों मिडिल क्लास में कंफर्ट जोन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से एक ही जगह में फंस कर रह जाते हैं और आगे जाके कुछ बड़ा अपना कॉर्पस जमा नहीं कर पाते हैं। मिडिल क्लास खत्म होते दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम रिच क्लास पे। रिच क्लास में दोस्तों सबसे पहले इनके पास बहुत ही ज़्यादा एसेट्स रहते हैं, जिससे कि ये पैसे से पैसा बना पाते हैं। लायबिलिटी दोस्तों इनके पास कम ही रहती है, अगर ज़्यादा भी हो लायबिलिटी तो उनकी डेब्ट फ्री लायबिलिटीज़ मैक्सिमम टाइम देखी जाती है, या फिर उनका जो डेब्ट होता है वो बहुत ही कम परसेंटेज पे उनको मिलता है, क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा तो उन्हें डेब्ट भी काफ़ी सस्ता मिलता है। ऊपर से दोस्तों उनकी रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी होती है वो हाई होती है, जिसकी वजह से वो अपना पैसा अच्छे से इन्वेस्ट कर पाते हैं, उसका रिटर्न भी अच्छा ले पाते हैं। मैक्सिमम टाइम देखा गया दोस्तों उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन जो होती है वो अच्छी ही रहती है, और उनके सबसे मेन बात होती है दोस्तों जिसकी वजह से वो रिच क्लास है, उनके पास जो इनकम सोर्स है वो मल्टीपल रहते हैं, वो किसी एक सिंगल सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जहाँ पे दोस्तों हमारा मिडिल क्लास यहाँ पर गलती करता है कि वो केवल एक अपने इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट रहता है, जिसकी वजह से वो रिच क्लास में नहीं पहुँच पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में हम देखेंगे कि इनके पास दोस्तों रियल इस्टेट भी हो सकता है, शेयर में भी पैसे लगा सकते हैं ये। इसके अलावा दोस्तों ये अदर चीज़ों में भी, बॉन्ड्स में भी पैसे लगा के एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसकी वजह से दोस्तों जो रिच क्लास होता है उसके पास कैश फ्लो बहुत ही अच्छा रहता है, उसके पास एक अच्छे तरीके से रिटर्न आ रहा होता है। इसके अलावा दोस्तों रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी होती है, इनके पास नए आइडियाज़ होते हैं, नई जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। जो कंपनियां अभी स्टार्टअप अभी स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर पैसा लगाते हैं, एक टाइम के बाद जब वो अच्छा ग्रो करते हैं तो उसके साथ इनका पैसा भी अच्छे तरीके से ग्रो होता है। इनके पास जो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि फाइनेंशियल एजुकेशन इनके पास अच्छी रहती है, जिसकी वजह से अपने पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर पाते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा सबसे मेन रीज़न रहता है जिसकी वजह से हम बैंक में पैसे जमा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि बैंक हमें बहुत ज़्यादा कम परसेंट पे रिटर्न देता है, और अदर जगह में अगर हम पैसे लगाएंगे तो हमें अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने अलग अलग चैप्टर भी देखे इसमें, किस तरीके से मिडिल क्लास, पुअर क्लास और रिच क्लास बिहेव करते हैं और किस तरीके से उनका कैश फ्लो रहता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।